वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अर्था स्कॉलर। मेरा नाम है रिम्मी राघवन और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं तीन स्पेशल केसेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सेकंड सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन एंड थर्ड लियोंटे प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम क्या करेंगे? हम तीन स्पेशल केसेस को पढ़ेंगे आज। पहला हमारा क्या है? कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। पहला टॉपिक कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये दिया किसने है? चार्ल्स कॉब ने, जो कि मैथमेटिशियन थे, और पॉल डॉगलस ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे। 1927 में इन्होंने कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्रिएट किया। बट इसका जो फंक्शनल फॉर्म है वो प्रपोज किया था नट विक्सल ने। नट विक्सल का नाम आपने सुना भी होगा। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो लाइज मतलब लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, इन दोनों के बीच में ये प्रोडक्शन फंक्शन कहीं लाई करता है, जिसकी की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? 1 होती है। अब फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो लियोंटी प्रोडक्शन फंक्शन को कहते हैं, जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये लियोंटी प्रोडक्शन फंक्शन को कहते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारे जो दो फैक्टर्स हैं, कैपिटल और लेबर, उन दोनों को हम कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब कितने कैपिटल के लिए, एक लेबर के लिए हम कितने कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या एक यूनिट ऑफ कैपिटल के लिए कितने लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? 1 होती है। ये बहुत ही पॉपुलर है इकोनॉमिस्ट के बीच, इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन फंक्शन है और इसे यूज करना काफी आसान है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म हम देख लेते हैं। ये हमारा वाई वाई यानी कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। ए क्या है? ए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। तो हमारा फंक्शन क्या होता है? ए इंटू के अल्फा इंटू एल बीटा, ये हमारा जनरल फंक्शन है। ठीक। और ये 1 - अल्फा जो है, ये एक पर्टिकुलर केस को दिखाता है, जो कि है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अभी आगे हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जनरल फंक्शन क्या है? ए इंटू के की पावर अल्फा इंटू एल की पावर बीटा। के कैपिटल है, एल लेबर है, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। ए हमारा क्या है? अभी मैंने बताया लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी या टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। अल्फा हमारा कांस्टेंट होता है, बीटा भी हमारा कांस्टेंट होता है, और दोनों की ही वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच होती है, अल्फा की भी और बीटा की भी। ठीक है, तीन सिचुएशंस होते हैं रिटर्न टू स्केल में। तीन सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अल्फा और बीटा को जब हम ऐड करते हैं, ये ए प्लस बी को आप अल्फा प्लस बीटा मान के चले, जब हम अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं तो हमारे पास तीन सिचुएशंस निकल के आते हैं। पहला कि ये ग्रेटर देन 1 होगा, दूसरा लेस देन 1 होगा, और तीसरा इक्वल्स टू 1 होगा। तो जब ये ग्रेटर देन 1 होता है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल शो करता है। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है कि अगर हम फैक्टर्स को 20% से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट 30% से इंक्रीज हो रहा है, या अगर हम फैक्टर को डबल कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट डबल से ज्यादा बढ़ रहा है। कुल मिला के फैक्टर्स में जितना इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, हमारी आउटपुट उससे ज्यादा तेजी से इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ओके। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है? जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 होती है तो हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है। यहाँ अगर हम फैक्टर को 20% से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी 20% से ही इंक्रीज होता है, या अगर हम फैक्टर को डबल कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी डबल ही होता है। सॉरी। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो होता है, इसको हम लीनियरली होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। आइए समझ लेते हैं कि लीनियरली होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। पहले तो ये देखते हैं कि होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो हम कॉब डॉगलस की ही बात कर लेते हैं। कॉब डॉगलस का हम एक पर्टिकुलर जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वाला केस है, हम उसको लेते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाता है? ए इंटू के की पावर अल्फा इंटू एल की पावर 1 - अल्फा। अगर हम आउटपुट को डबल करते हैं,
मतलब अगर हम फैक्टर को डबल करते हैं, फैक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आउटपुट हमारा कैसे चेंज हो रहा है, आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है। तो देखिए हमारा फंक्शन है a इंटू के की पावर अल्फा इंटू एल की पावर 1 - अल्फा। अब हम नया आउटपुट y डैश लिखते हैं इज इक्वल्स टू a इंटू 2k। हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं फैक्टर को, इंटू 2l की पावर 1 - अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो a इंटू 2 की पावर अल्फा इंटू के की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर 1 - अल्फा इंटू एल की पावर 1 - अल्फा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 2 और 2 मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। प्लस 1 - अल्फा इंटू के की पावर अल्फा इंटू वन एल की पावर 1 - अल्फा। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, a इंटू 2 इंटू के की पावर अल्फा इंटू एल की पावर 1 - अल्फा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू a इंटू के की पावर अल्फा इंटू 1 - अल्फा। तो 2 इंटू वाई। तो हमने क्या देखा कि हमने जब k और l दोनों को ही 2k और 2l रखा, तो हमारा आउटपुट भी जो है, नया आउटपुट, वो 2y आया। मतलब फैक्टर्स को हमने डबल किया तो आउटपुट भी हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। इसे ही कहते हैं होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। इसे क्या कहते हैं, होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं कि जैसे हम फैक्टर को चेंज करते हैं, फैक्टर्स को, वैसे ही हमारा आउटपुट भी चेंज होता है। और हमने डबल चेंज किया था तो डबल ही आया क्योंकि हमने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को लिया था। ठीक है। अब इसमें लीनियर को ऐड किया है कि लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन को शो करता है। क्यों? क्योंकि जो हमने, मान लीजिए कि हम कैपिटल और लेबर को लैम्डा से चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ हमने लैम्डा की वैल्यू कितनी रखी है, 2 रखी है। तो हमारा आउटपुट भी क्या हो रहा है, आउटपुट भी हमारा लैम्डा से ही चेंज हो रहा है, यानी कि 2 से ही चेंज हो रहा है। तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। तो इसलिए इसको लीनियर फंक्शन कहते हैं, लीनियर होमोजेनस फंक्शन कहते हैं। इसलिए हमें क्या कहते हैं, इसे लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा चीजें। आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस पे है। थर्ड केस क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, लेस देन 1 है। यानी कि अगर हम फैक्टर्स को 20% से इंक्रीज करते हैं तो हमारा आउटपुट जो है वो कम, 20% से कम से इंक्रीज होगा। लेट्स से 15% से इंक्रीज हो रहा है या 10% से इंक्रीज हो रहा है, कुल मिला के 20% से कम है, तो ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहेंगे। अब देखिए आइसो क्वांट की बात हो रही है कि कॉर्ब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के तहत आइसो क्वांट हमारा कैसा होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो नॉर्मली हमने जैसा आइसो क्वांट देखा है सेम वैसा ही होता है। हमारा आइसो क्वांट क्या होता है, ऐसा कुछ आइसो क्वांट होता है हमारा। ठीक है। हमारा आइसो क्वांट क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमारा आइसोक्वांट क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेम कॉर्ब डॉगलेस में भी होगा, हमारा आइसोक्वांट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। दूसरा क्या है कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या है, कॉन्वेक्स है। और इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन हमारी डिमिनिश कर रही है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि पहले तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो फैक्टर हैं के और एल, और हमें के एक यूनिट को बढ़ाना है। तो के एक यूनिट को बढ़ाने के लिए हम एल के कितने यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मान लीजिए एन यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कहलाता है कि हम एक फैक्टर के एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरे फैक्टर के कितने यूनिट को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन कि हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट लेवल वो कांस्टेंट होना चाहिए। आउटपुट लेवल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक।
ये डिमिनिशिंग होता है। डिमिनिशिंग क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास कैपिटल का यूनिट बढ़ता चला जाता है और लेबर की यूनिट घटती चली जाती है, हम लेबर के कम यूनिट को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। जैसे देख लेते हैं कि अगर हम कैपिटल की 1 यूनिट को सैक्रिफाइस करने के लिए मान लो, सॉरी, कैपिटल की 1 यूनिट को पाने के लिए लेबर की 3 यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, देन हम कैपिटल की एक और यूनिट को पाने के लिए लेबर के 2 यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब हमारे पास कैपिटल का k+2 यूनिट है और लेबर का l-2 यूनिट है। अगर हम एक और यूनिट ऐड करना चाहते हैं कैपिटल का, तो लेबर का अब हम एक ही यूनिट सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। तो ये क्या है कि हर एक बढ़ते हुए यूनिट के लिए कैपिटल के हम लेबर के यूनिट को कम सैक्रिफाइस करना चाह रहे हैं, तो इसे ही हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और हायर द आइसो पॉइंट हायर द लेवल ऑफ आउटपुट। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि आइसो पॉइंट जैसे जैसे हम हायर आइसो पॉइंट पे जाते हैं, हमारा लेवल ऑफ आउटपुट जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। ओके, समझ आ रहा है? आगे बढ़े। ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। तो कॉस्ट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि हम मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ के है, तो हम अपने आउटपुट को डेरिवेट कर देते हैं के के रेस्पेक्ट में। तो हमारा आउटपुट था क्या, ए इंटू के की पावर अल्फा इंटू एल की पावर 1 - अल्फा। तो इसको जब हम डेरिवेट करेंगे के रेस्पेक्ट में, तो ए इंटू अल्फा इंटू के की पावर अल्फा -1 इंटू एल की पावर 1 - अल्फा। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ए इंटू अल्फा इंटू के अपॉन एल की पावर अल्फा -1। जब एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे तो एवरेज में तो हम डेरिवेशन निकालते नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आउटपुट अपॉन के करते हैं। तो आउटपुट हमारा क्या है, ए इंटू के की पावर अल्फा इंटू 1 - अल्फा अपॉन के। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा ए इंटू के अपॉन एल की पावर अल्फा -1। ठीक है। यहां से हमें क्या समझ आया कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा और एवरेज प्रोडक्ट जो होगा, उन दोनों में इतनी ही अंतर होगी कि मार्जिनल प्रोडक्ट में हमारा जो शेयर इलास्टिसिटी है, कैपिटल, चूंकि हम कैपिटल का निकाल रहे हैं तो जो कैपिटल की शेयर इलास्टिसिटी है वो मल्टीप्लाई में आएगा, जबकि एवरेज प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, डेल वाई अपॉन डेल एल करेंगे। ये है ए, हमारा क्या था फंक्शन, ए इंटू के की पावर अल्फा इंटू एल के पावर 1 - अल्फा। इसको जब हम डेराइव करेंगे तो ये आएगा हमारा ए इंटू के की पावर अल्फा इंटू 1 - अल्फा इंटू एल के पावर, इसमें से 1 को घटा देंगे तो ये -अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे तो ए इंटू 1 - अल्फा इंटू के अपॉन एल की पावर अल्फा। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये हो जाएगा y अपॉन एल। इसको फिर करेंगे तो a इंटू के की पावर अल्फा इंटू एल की पावर 1 - अल्फा अपॉन एल। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो a इंटू के की पावर अल्फा अपॉन एल की पावर अल्फा। ठीक, यहाँ भी हमने देखा कि a माइनस अल्फा जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट में 1 - अल्फा आ रहा है, जबकि एवरेज प्रोडक्ट में वो नहीं आ रहा है। और 1 - अल्फा क्या है, हमारी एल की पावर है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एल की पावर है, तो ये एल की शेयर इलास्टिसिटी है। तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में ये अंतर है। समझ आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कॉस्ट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की? पहला प्रॉपर्टी क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। देखिए हमने पहले ही बात किया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अगर 1 होता है तो ये एक स्पेशल केस है जहां हमारा कॉस्ट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल शो करता है। जैसा कि हमने देखा था कि अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं के और एल में, तो हमारा फंक्शन में जो है वो पूरा का पूरा लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन, होमोजेनस फंक्शन कहते हैं इस वजह से। ठीक है,
और चूंकि हमारा लैम्डा का पावर 1 है तो इसलिए इसको हम लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक। डेल वाई आ रहा है, हमने उधर भी देखा था 2 into y आया था, हमने डबल किया था। तो अब देखिए, अगर लैम्डा की हम वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखते हैं, ऐसा भी लैम्डा की वैल्यू 0 से ग्रेटर ही होती है, बट अगर हम ग्रेटर देन 1 रख के देखते हैं, और अगर हमारा जो फंक्शन है जिसमें हमने लैम्डा को कैपिटल और लेबर में मल्टीप्लाई किया है, उस फंक्शन की वैल्यू लैम्डा वाई से कम आती है, तो हम बताएंगे कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को एग्जिबिट कर रहा है। जबकि अगर उस फंक्शन की वैल्यू लैम्डा इंटू वाई से ज्यादा आती है, तो हम बताएंगे कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को एग्जिबिट कर रहा है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है इनाडा कंडीशन। कॉप डॉगलस फंक्शन जो है वो इनाडा कंडीशन को शो करता है। तो इनाडा कंडीशंस में हमारे पास दो कंडीशंस फिलहाल हैं जो कॉप डॉगलस शो करता है। ठीक है, ऐसे इनाडा के 6 कंडीशंस हैं, बट हम यहाँ दो को ही डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अप्रोचेस इंफिनिटी एज कैपिटल गोज टू जीरो। मतलब क्या है कि अगर हम कैपिटल या लेबर की क्वांटिटी जैसे जीरो की तरफ टेंड करेगी, वैसे ही इन दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होगी, कैपिटल और लेबर दोनों ही इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगी। सेकंड उसका जस्ट उल्टा है कि अगर हम कैपिटल और लेबर, हमारा कैपिटल और लेबर अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। समझ आया? दोनों कंडीशन बहुत ही इजी था। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि कॉर्ब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो इक्वल टू यूनिटी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है इस पॉइंट को, आप स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि होता है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होता है, अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होता है, तो वो भी एक कांस्टेंट ही है। तो इसलिए सीएस प्रोडक्शन फंक्शन हमारा जनरल केस है, और इसका एक स्पेसिफिक केस है, इसका एक स्पेसिफिक केस है। क्या है? कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सीडी प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको कि ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 कैसे आ रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन के एल रेशियो अपॉन परसेंटेज चेंज इन एमआरटीएस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि डी के बाई एल अपॉन के बाई एल इंटू 100 अपॉन डी एमआरटीएस अपॉन एमआरटीएस इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी के बाई एल अपॉन के बाई एल इंटू एमआरटीएस अपॉन डी एमआरटीएस। इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगी डी के अपॉन एल अपॉन डी एमआरटीएस इंटू एमआरटीएस अपॉन के अपॉन एल। ठीक है, ये समझ आया? तो अब हमारा ये, हाँ, तो हम एमआरटीएस का ये फॉर्मूला है, हम एमआरटीएस को पहले निकालते हैं। ठीक है, तो एमआरटीएस हमारा क्या होता है? एमआरटीएस होता है एमपीएल अपॉन एमपीके। अभी मैंने बताया था मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की के की एक यूनिट के लिए एल को हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो एमपीएल हमारा क्या हो जाएगा? ए इंटू 1 - अल्फा इंटू के की पावर अल्फा इंटू एल की पावर माइनस अल्फा अपॉन एमपी के क्या हो जाएगा? ए इंटू अल्फा इंटू के की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू एल की पावर 1 माइनस अल्फा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 - अल्फा अपॉन अल्फा इंटू
ये k की पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस अल्फा प्लस वन मतलब k, और l की पावर जब अल्फा नीचे आएगा तो ये हो जाएगा l। तो ये है, इसको रीअरेंज करेंगे तो k बाई एल इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा इंटू एम आर टी एस। और इसको जब हम डेरिवेट करेंगे तो डी के बाई एल जो है वो हमारा आ जाएगा डी एम आर टी एस इंटू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, यानी कि डी के बाई एल अपॉन डी एम आर टी एस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। ठीक है, समझ आया इतना? अब देखिए इसको, इस एमआरटीएस की जो वैल्यू है, सॉरी, तो ये जो वैल्यू है इसको, और ये जो वैल्यू है इसको, इन दोनों को अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, तो क्या आता है देखते हैं। इसकी वैल्यू रखते हैं तो डी के बाई एल, डी के बाई एल अपॉन डी एम आर टी एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। ठीक है, और एम आर टी एस की वैल्यू इंटू एम आर टी एस अपॉन के बाई एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम आर टी एस इंटू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। यहां से एम आर टी एस कैंसिल, अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा इंटू वन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। यहां से ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारी वैल्यू जो होगी वो वन होगी। समझ में आया कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू वन कहाँ से आई। मैंने सॉल्व करके दिखाया, आप भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि वन कैसे आई वैल्यू। ठीक है, द फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लॉग लीनियर मॉडल। इसको हम लॉग लीनियर मॉडल की तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉग लीनियर क्या होता है, जहां हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लॉग फंक्शन हो और राइट हैंड साइड में हमारा क्या हो, लीनियर मॉडल हो। तो जब हम लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग क्यू प्लस लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए प्लस अल्फा। ये अल्फा है, अल्फा क्या है हमारा, ए इंटू के की पावर अल्फा इंटू एल की पावर वन माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ क्या है, पावर में है, तो आपको भी पता है कि जब हम लॉग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ए प्लस अल्फा जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू एल एन के प्लस वन माइनस अल्फा यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू एल एन एल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग फंक्शन, एल एन क्यू इज इक्वल टू इतना। ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा लॉग लीनियर फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो केस है वो है सी एस प्रोडक्शन फंक्शन। सी एस प्रोडक्शन फंक्शन अभी मैंने बताया था कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तक ये भी बहुत ही पॉपुलर नियो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है कॉब डॉगलस के बाद। सी एस प्रोडक्शन फंक्शन डेवलप किसने किया था, एरो, चेनरी, मिनहास और सोलो। इन चारों का नाम आपको याद रखना है, एसीएमएस। ठीक है, एरो, चेनरी, मिनहास और सोलो। एज अ जनरलाइजेशन ऑफ द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन मैंने ये भी बताया कि सीएस जो है वो आपका जनरल केस है और जबकि कॉब डॉगलस जो है वो स्पेसिफिक केस है फॉर नॉन नेगेटिव एंड कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जहां इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका क्या है, कांस्टेंट है और नॉन नेगेटिव है। फंक्शनल फॉर्म क्या है देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ए इंटू डेल के की पावर माइनस रो प्लस वन माइनस डेल एल की पावर माइनस रो होल की पावर माइनस वन अपॉन रो। जहां y क्या है, y आउटपुट है, k और l कैपिटल और लेबर हैं, और ये तीनों जो है वो पैरामीटर्स हैं। इसमें a क्या है, a टेक्नोलॉजी पैरामीटर है, जैसा कि आपको पता है ये जीरो से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है। डेल क्या है, डेल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है। डेल को हम क्या कहते हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। ये आपको कभी-कभार नेट में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि हम इन तीनों पैरामीटर्स को किस नाम से जानते हैं। तो डेल को डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर कहते हैं, जो कि 0 से 1 के बीच होता है। और जो रो है, ये पी नहीं है, ये रो है। रो है, इसको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है, इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर कहते हैं। ठीक है। और ये जो है, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिटरमाइन करता है, और ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस रो। ओके, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये आपको भूल नहीं जाना है। और यही अभी कॉब डॉगलस जो होगा उसमें ये 1 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? कॉब डॉगलस में 0 हो जाता है। रो की वैल्यू कॉब डॉगलस में क्या होती है? 0 होती है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 हो जाता है। आगे देख लेते हैं इस चीज को। 3 स्पेशल केस होता है सीएस प्रोडक्शन फंक्शन में। पहला केस क्या है कि रो की वैल्यू 0 है। हमारा फॉर्मूला क्या था कि इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस रो। तो रो की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये 1/1 हो जाएगा, दैट इज 1। अगर हम रो की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, तो वो क्या शो करेगा? कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को शो करेगा। अगर हम रो की वैल्यू इन्फिनिटी रख देते हैं, इन्फिनिटी रखने का मतलब क्या है कि 1 प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। तो रो की वैल्यू हमारी क्या आ जा रही है? 0। इलास्टिसिटी क्या हो रहा है? 0 आ रहा है, दैट इज लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन। लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? 0 होती है। मतलब हम के और एल को बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं। वो हमारा क्या होता है? के और एल वहां हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरह होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरह होते हैं। और यहाँ पे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं। इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होता है और वहां 0 होता है। अगर रो -1 है, तो इलास्टिसिटी जो होगी वो सॉरी, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। यहाँ क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट है। जबकि अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनफाइनिटी हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, मतलब हमारा रो की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, रो की वैल्यू हमारी -1 हो जाए, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। ये हमारा केस जो बनेगा वो बनेगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस। तो याद रखना है जरा सा कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कब होगा? जब हमारी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी, जहां रो की वैल्यू -1 होगी, रो की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और सब्स्टिट्यूशन 0 होगा। वो लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन होगा, जहां रो की वैल्यू 0 होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होगा, वो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन होगा। सीएस प्रोडक्शन फंक्शन ये भी लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन है, और इसी वजह से ये भी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को एग्जिबिट करता है। हमने अभी प्रूव किया था कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कैसे लीनियर होमोजेनस होता है। इट इज नॉन लीनियर इन पैरामीटर, जबकि ये पैरामीटर नॉन लीनियर है। अब पैरामीटर क्या क्या है? ए है, रो है, और क्या था? डेल था। ये टेक्नोलॉजी पैरामीटर था, ये सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, और ये बताइए जरा, आप बताइए कौन सा पैरामीटर है? ठीक है। तो ये पैरामीटर्स में नॉन लीनियर है, इसलिए इसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते। जिसने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा होगा उसे पता होगा ओयलर्स मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, कि वहां पैरामीटर्स का लीनियर होना बहुत जरूरी है। हमारा एजम्पशन ही है कि पैरामीटर्स लीनियर हो। तो वो इकोनोमेट्रिक्स की बात है, उसको स्किप करते हैं अभी। नेक्स्ट आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सीएस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि होमोजेनस विद डिग्री 1। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका क्या मतलब होता है होमोजेनस विद डिग्री 1 का। सेकेंड है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, और फॉर्मूला ये रहा। ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप ऐसे या ऐसे जो लिखना है आप लिख सकते हैं। थर्ड, सीएस फंक्शन एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब एग्जिबिट करता है? जब ग्रेटर देन 1 होगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जब इक्वल्स टू 1 होगा, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जब लेस देन 1 होगा। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर ऑलवेज पॉजिटिव।
एमपीके और एमपीएल जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इफ यू अज्यूम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तब तक। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट विल इंक्रीज व्हेन अदर फैक्टर इनपुट्स इंक्रीज। अगर हम अदर फैक्टर इनपुट जो है बढ़ाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट बढ़ता है। मतलब अगर हम के की यूनिट को बढ़ाते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल जो होगा वो बढ़ेगा। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व्स आर स्लोपिंग डाउनवर्ड। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व्स जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लोपिंग ही मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व होता है। आपने पढ़ा होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एआर ये होता है, एमआर ये होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। द एस्टिमेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर रिक्वायर्स द अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का अजम्पशन हम लेके चलते हैं, ठीक है। हालांकि ये आइडियल सिचुएशन है, बट कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा क्या है, लियोन्टी प्रोडक्शन फंक्शन। लियोन्टी प्रोडक्शन फंक्शन पहले ही मैंने बताया था कि इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसमें लेबर और कैपिटल जो होते हैं वो एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यूज होते हैं, एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या इनपुट्स जो आप लिखना चाहते हैं। इट यूजेस फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, जीरो होती है। इट यूजेस फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। हैविंग नो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जीरो। इट इज रिगार्डेड एज द लिमिटिंग केस फॉर कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने पहले भी देखा था कि ये क्या है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब सीईएस का एक लिमिटिंग केस है। सीईएस फंक्शन का लिमिटिंग केस है। यहाँ हमारा जो फंक्शन होता है वो मिनिमम के तौर पे लिखा जाता है कि क्यू के एल जो है उस पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी आउटपुट जिसको कि मिनिमम लेबर एंड कैपिटल का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ 1/6 लेबर 1 कैपिटल, ठीक। यहाँ 2 कैपिटल 3 लेबर। तो इसका जनरल केस हम क्या लिख सकते हैं कि Q विच इज अ फंक्शन ऑफ के एल इज इक्वल्स टू मिनिमम ए के इंटू बी एल, जहाँ ए जो है वो के का के अपॉन एल का रेशियो जो है वो ए अपॉन बी है, मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है दोनों। एक की ए है और दूसरे की बी यूनिट जब होगी तो ही प्रोडक्शन होगा। अगर एक भी यूनिट कम या बढ़ जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनपुट्स हैं, इसलिए ग्राफ हमारा क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। आइसोकोन स्लोप माइनस बी अपॉन ए, और हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं, रो है। रो हमारा क्या है, यहाँ पे क्या होगा, रो होगा। रो की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है, जीरो है। ओके। A firm featured with this production function will always operate along the ray where the ratio k by l is fixed। ये b by a जो स्लोप है ये क्या दिखा रहा है, ये रेशियो को दिखा रहा है। किस चीज को, रेशियो को, k by l के रेशियो को। is fixed at b by a or 3/2 and any point of operation other than at the vertex of the isocont would be insufficient because k by l is a constant, so elasticity of substitution is equals to 0। चूंकि k बाई एल का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, जीरो है। ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल है। मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री की एग्जांपल है। ये दोनों फैक्टर्स रिफ्लेक्ट्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल फॉर लियोन्ट्री प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर नॉन लीनियर लियोन्ट्री प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब अगर लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को शो करेगा, और अगर नॉन लीनियर
प्रोडक्शन फंक्शन है, तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों ही रिटर्न को शो कर सकता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।